ईमान से कहता हूँ, मुझे लगता है तुम्हारे लिए लड़की ऑर्डर पर बनवानी होगी जिसे हवा तक ने न छुआ। भाई इतना सेंध सेंध कर रखा है तुमने खुद को, डिज़र्व करते हो तुम एक गहरे समंदर की परत में दुनिया की निगाहों से छुपी हुई घोरे नायाब दोशीज़ा। और बस बस, आपको मेरी फ़िक्र में घुलने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर जिब्रान। उसके समंदर की गहराइयाँ नाप कर आने पर उसने हाथ उठाकर टोका था उसे। जवाबन जिब्रान वापस कुछ कहने के लिए लब वाक करने ही लगा था कि गोली की स्पीड से लैपटॉप उठाए अपने टेबल की सिमत आ रही वर्दा को देख लब भींच कर मुअद्दब सा पीछे खिसका। उसके यूं अचानक से शराफत का चोला उड़ने पर बदर ने चौंक कर उसकी सिमत देखा, जहाँ से वो सुर्ख चेहरा लिए फासला समेट रही थी। जिसकी सर्द आंखों से फूटती चिंगारियां देख बदर को बड़ी शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ये फ़ोटोज़ किसकी हैं? तकरीबन पटकने के अंदाज में लैपटॉप टेबल पर रखती वो बड़े ज़ब्त से सवाल गोई। एनी प्रॉब्लम? एक नज़र स्क्रीन पर डालता वो मुताज्जब सा खड़ा हुआ। मैंने पूछा, ये फ़ोटोज़ किसकी हैं? उसका दांत पर दांत जमा कर सवाल दोहराने का अंदाज, उसके अंदर सब तहस नहस करते उठे तूफान के आगे मामूली सी ढाल था। आप बैठ कर मेरी बात। टू हेल विद योर बैठना। हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए उसने टेबल पर हाथ मारा तो जिब्रान पूरे कैफ़े समेत मौजूद सारे गेस्ट हड़बड़ा कर उठ बैठे। वर्दा, क्या हो रहा है यहाँ? तभी वहाँ दाखिल हुई फातिमा भी तेज़ी से उसकी जानिब लपकी। मुतामिल व मफाहमत परस्त बदर के माथे पर बिखरी लकीरों ने उन्हें बहुत कुछ गलत होने का पुरवसूख इशारा दिया, जो सुर्ख डोरों से मुज़य्यन आंखों के साथ अपनी जानिब मुड़ी। वर्दा को देख मज़ीद तक़वियत हासिल कर गया था। आप इन्हें पहले से जानती हैं ना? डांटने की कोशिश मत कीजिएगा। आई एम नॉट इनसेन। लैपटॉप का रुख उनकी जानिब मोड़ती हुई वो खूनाशा आंखों में उतरी नमी में तैरती बेयकीनी की किरचियाँ लिए तनफन करती वहाँ से निकली। उसके पीछे दौड़ लगाना बेकार था। तभी फातिमा भी बजाय उस सिमत कदम उठाने के निढाल सी खाली कुर्सी पर बैठ गई। उनकी हालत देखकर ही लग रहा था कि उस लम्हे उनका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका। इस सूरत हाल पर किसी किस्म की वजाहत तो दरकिनार वो दो हर्फ कहने से भी कासिर हैं। बदर के इशारे पर जिब्रान ने पानी की बोतल लाकर उन्हें दी थी, जिसके थके थके घूंट भरकर वो खामोश खड़े बदर को देखने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि वर्दा के इस संगीन बर्ताव ने आपके जहन में बहुत से सवाल उठाए हैं, जिसका जवाब देने की मैं पाबंद हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त चाहती हूँ अल्फाज का चुनाव और तरतीब के लिए जो मौजू हो वजाहत के लिए। बहुत देर के बाद उन्होंने पसमुर्दगी से नशिस्त छोड़ते इजाज़त चाही। जवाबन बदर ने महज सर को जुम्बिश देने पर इत्तफा किया। जहन में वर्दा के उस शिद्दत पसंदाना रद्द अमल ने झकड़ पकड़ शुरू कर दी थी। बिलाखिर वो बंदा बशर था जो गैर मुतवक्को हालात और बर्ताव से मुतासिर होता था, लेकिन उसने खुद को काफ़ी हद तक मिस फातिमा के हालात के पेश नज़र कंपोज कर लिया था। बहरान के यहाँ बिजनेस स्टैब्लिश करने और ऑफिस बिल्डिंग खरीदने की खबर जिस लम्हे नाज़मा बेगम और शहबाज अली के कानों में पड़ी थी, हवेली में तनाव की फ़िज़ा नए सिरे से पड़ाव डालने लगी। शायद यही वजह थी जो बहरान ने रजिस्ट्रेशन तक सब राज रखा था। हत्ता कि अभी भी वो दानिस्ता इस मौजू से एहतजाज बरतता हुआ बाहर निकल गया था, जिस वजह से नाज़मा बेगम पेचो-थाप खा रही थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने चश्मो चराग को दस्तार के साथ गद्दी पर ही देखना था। बिजनेस की ख्वारी भला उनका शहजादा क्यों उठाए, जो एक जागीरदार का इकलौता वारिस था उनकी दानिश में। ये हवेली है या तमाशा घर, समझ नहीं आती। हर रोज़ यहाँ एक ड्रामे का तूफानी सीन चल रहा होता है। बेदिली से प्लेट में चम्मच चला रही रुखसार खशूनत से बुड़बुड़ाई। रुखसार, तमीज़ से। रिजवाना बेगम ने बदिक्कत घबरा कर टोका, क्योंकि मीराल पीछे ही बर्नर के पास खड़ी थी। क्या तमीज़ से भाई? कौन सा मुझ अदना से रियाया से शाही ख़ानदान की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल हो गए हैं? मुहज़्ज़बाना अंदाज ही तो अपनाया है। फिर भी आप लोगों को एतराज़ है तो बेशक सूली पर लटका दे। चम्मच प्लेट में छोड़कर वो तमस्कराना हाथ झाड़ती उठ खड़ी। रुखसार, रिजवाना बेगम ने आंखें दिखाकर सरजनिश करना चाहा, लेकिन मुकाबिल रुखसार थी। कमन मासा, सारे अपने और हमारे हकूक़ से तो आप दोनों एक नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म की पादाश में दस्तबरदार हो चुके हैं। कम अज़ कम हमारे बुनियादी हकूक़ को तो बख्श दें। वो तल्खी से मुस्कुराई। रिजवाना बेगम ने दरजीदा निगाहों से मिराल की सिमत देखा, जो दीजान की परहेज़ी खाने को ट्रे में रखकर एक नर्म मुस्कुराहट उनकी जानिब उछालती तेज़ी से निकल गई। मैं आजिज़ आ चुकी हूँ तुमसे रुखसार। तुम्हें ज़रा अंदाज़ा है तुम क्या बोलती हो, कहाँ और किसकी मौजूदगी में बोलती हो? ज़ुबान के आगे खंदक है, बस जो मुँह में आया बोलती चली गई, ना इधर देखा ना उधर। मीराल के दहलीज़ अबूर करते ही वो पेटी पर बरसी थी। बस ना चला कि एक जड़ भी दे। गलत क्या कहा है मैंने? ये हवेली, ये तख्त, ये ताज, ये जागीर और जायदाद सब शहबाज उस्मानी और उनकी आल औलाद की है, क्योंकि हमारे वालिद मोहतरम तो खुद को खुद आग कर चुके हैं। इस सब से
फिर ये रोज़ रोज़ नित नए ड्रामे करके ये लोग अपने हकूक़ व इख्तियारात की नुमाइश क्यों करते हैं, और अगर करते हैं तो हम उस पर इजहार ख़याल क्यों नहीं कर सकते। अरे मैं कैसे भूल गई, हम तो शिकस्त खाए हुए राजा के अफरादी ख़ानदान से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं ना। उसकी तलख़ोई की कोई सरहद नहीं। जब वो जहर में बुझे नोकीले तीर से अल्फाज नहीं अपनी ज़ात के साथ हुई नाइंसाफ़ियों का एहतसाब करने पर आती तो कतई भी माँ के एहसासात का ख्याल ना करती थी। न जाने कौन सा गुनाह हुआ था जो तुम जैसी औलाद ने जन्म लिया मेरी कोख से। गहरे दुख और तासुफ से कहती वो वहीं बैठ गई तो रुखसार के नकूश का अहाता किए तमस्कुराना मुस्कुराहट तेज़ी से सिमटकर सर्द सेल में तब्दील हुई थी। अब तो सज़ा मिल गई ना मासा, क्या किया जा सकता है। वैसे आप कहें तो जाकर मुतवक्को गद्दी नशीन की ज़ोजा के एहतराम में जो गुस्ताखी हुई है उसके लिए गिड़गिड़ा कर माज़रत तलब कर रहा हूँ। माँ के चेहरे पर बिखरी अजियत की परछाइयाँ देख उसके लहजे का जहर मज़ीद बढ़ा था। चली जाओ यहाँ से रुखसार, चली जाओ। उन्होंने थके अंदाज में सर उठाकर कहा। चली जाऊंगी मासा, बहुत जल्द। मेरे लिए भी इस नाइंसाफ़ी और हक तलफी की बुनियाद पर खड़ी ऊंची हवेली की कुफत ज़दा माहौल की घुटन अब नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है। स्पाट लहजे में अपने इरादे बताती वो वहाँ से चली गई, जिसे कम अज़ कम रिजवाना बेगम ने तो संजीदगी से नहीं लिया। आप खामखा में ही ज़हमत कर रहे हैं। हम बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। शहर के रास्ते पर रवां दवां गाड़ी में सवार उसने एक मरतबा फिर वही तकल्लुफ़ाना अल्फाज दोहराए। खामखा तब माना जाता है जब खालिस्तन हम इसी काम से शहर जा रहे होते। शहर में मेरा ज़मीन के हवाले से भी कुछ काम है, सो आप ज़्यादा ज़हन पर जोर नहीं डालें। उसकी एक ही तकल्लुफ़ाना गर्दान से चिढ़ चुका वो चिड़चिड़े अंदाज में बोला। उसकी बीवी थी, वो अगर उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर ले जा रहा था तो कौन सा एहसान कर रहा था। फिर क्यों हकीम साहिबा मुस्तकिल मिजाजी से उसके फ़र्ज़ को किसी भारी कर्ज की तरह लेती वजाहतें पेश कर रही थी। उसका दिल इंतहाई ख़ाइफ था पहलू में बैठी नकाब पोश हमदम की तकल्लुफ़ाना रवैये से, पर मनमोजी हरीफ ज़ादे का नादान दिल कहाँ पहलू नशीन दिलबरा की कैफियत समझने की कोशिश कर रहा था, जिस पर एक अरसे तक बेरुखी की बरसात हुई थी। अब अचानक एहसासो फ़िक्र इनायत व इल्तफ़ात की बहराने रहमत बरसाता वो भरपूर पज़ीराई की तवक्को रख रहा था, जबकि मुकाबिल यकीन और बेयकीनी की मंझधार से नबर्द आज़मा जवाबी कार्रवाई में अपना रद्द-ए-अमल तय करने के कठिन मराहिल तय कर रही थी। गाड़ी ने तेज़ रफ्तारी से दौड़ते भागते मनाजिर को पीछे छोड़ते हुए कुछ और फासला समेटा, जब गाड़ी के अंदर की खामोश फिज़ा में फ़ोन की गुनगुनाहट ने इरताश पैदा किया था। हम हैं मुंतज़िर और वो गायब, या इलाही ये माजरा क्या है। कॉल रिसीव करते ही दूसरी जानिब हस्बे मुतवक्को शेर तरंग में उछाला गया था। चूँकि अंदर दबीज़ खामोशी थी तो मुक़द्दस की समात भी फैज़याब हुई। मैंने तुम्हें वहाँ शेर व शुगल की तबाह आज़माई के लिए नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में काम देखने के लिए बिठाया है शायद। खुश ज़ोक़ी के जवाब में अज़ली बदज़ोक़ी तरसील हुई थी। हम तो आपके हुक्म के ग़ुलाम हैं सरकार सा, लेकिन गुस्ताख ग़ुलाम जानना चाहता है आप अपने काम को लेकर खपती इंसान किस अहम लाजिम मलज़ूम काम के लिए सारे काम पर से पुश डाल कर निकले हैं। उधर इंतहाई फुर्सत से बैठा वो भरपूर इंक्वायरी के मूड में था। जवाबन दिलावर ने किसी ख्याल से दरगुज़ीदा निकाह पहलू में डाली। फिर इधर वो बाहर दौड़ते मनाजिर में महव थी। ऐसा उसे लगा क्योंकि मुक़द्दस अनजान बन गई थी। अब बंदा कान तो बंद नहीं कर सकता ना। ग़ुलाम की भलाई इसी में है कि वो काम से काम रखे, वरना गुस्ताखियों का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दांत चबाकर धमकी भेजी गई। चिढ़ क्यों रहे हो भाई, कौन सा मैं तुम्हारे खूबसूरत लम्हात में खीर में नमक की तरह मुक़ल हो रहा हूँ। माना कुंवारा हूँ, लेकिन ऐसा तरसा हुआ भी नहीं कि लोगों का टाइम ख़राब करूँ। मुअज़्ज़म का भी सोरता हुआ जवाब बज़ाहिर अनजान बनी मुक़द्दस के लबों पर बेसाख्ता तबस्सुम ले आया। अभी क्या कर रहे हो फिर तुम। दिलावर हकीकतन चिढ़ गया था। आय हाय, मतलब मामला इस कदर संगीन हो गया है कि अब दरमियान अदना से मोबाइल की मौजूदगी भी रकीब मालूम होती है हज़रत को। बात को पकड़ना और तोड़ मरोड़ कर अपना कोई पहलू बनाना भट्टी साहब से कोई सीखे, जाहिल इंसान। दिलावर ने गड़बड़ा कर एक मरतबा फिर पहलू में नज़र फेरी। उसे हनूज विंडो के बाहर मुतवज्जो देख बुकलाहट तमतमाहट में बदली। कोई काम की बात है तुम्हारे पास या खामखा बीपी हाई करने के लिए कॉल किया। अब के अपने आतिशी रूप में आते उसने पहलू नशीन को कतई गैर नज़रअंदाज किया, क्योंकि इसके अलावा भट्टी साहब का कोई इलाज नहीं था। हाँ ना, बहुत ज़रूरी है। क्या हनीमून पर जा रहे हो ना। मुअज़्ज़म भट्टी इश्तियाक हुसैन नहर वाले खेतों में पानी छोड़ने नहीं दे रहा। उसका कहना है कि वो अपने खेतों में पानी डालने वाला है, पर मज़दूरों का कहना है कि वो लोग कल ही अपने सारे खेत सैराब कर चुके हैं। लंबी चौड़ी बकवास के बाद बिल आखिर उसने कुफ्र तोड़ा। 2 मरतबा उसकी किस्मत से जान खुलासी हो गई है। अब के उसकी हड्डियाँ सेंक मांग रही हैं। खैर तुम मज़दूरों से कहो उधर ना जाए, मैं आकर देख लूँगा।
और कुछ भिंचे अंदाज में हिदायत देते उसने यूं ही सवालिया निशान छोड़ा। हाँ, एक और ज़रूरी बात। क्या? वो दरअसल सोचने का तवक्कुफ लेकर भी उसने जुमले को 3 हिस्सों में तकसीम किया। डॉक्टर के पास से नाक के सीधे मैं वापस गाँव का रुख करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वहाँ से फारिग होकर भाभी को लेकर मॉल शॉल जाना, होटलिंग वोटलिंग करना और मेरी 7 नस्लों पर एहसान अजीम करते हुए थोड़े अपने अंदर परतों में दबे ज़ोक़ शौक़ हिस्से लतीफ़ जैसे जज्बात को उजागर करना। खामखा बेचारी भाभी को बोर करने की कतई ज़रूरत नहीं। और खुदा का वास्ता है, सड़े हुए मुंह के साथ चुपचा का रोज़ा रखकर हरगिज़ मत बैठना। तुम्हारी शरई कानूनी ज़ौजा है कोई। नन्हे अफसर की हिदायत का नातमाम सिलसिला जारी ही था कि उसने तेज़ी से कॉल डिस्कनेक्ट करते नफ़ी में सर हिलाया। ठीक 2 मिनट बाद व्हाट्सएप पर मैसेज आया। हर मामले में दाजी के रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हो ना, रोमांस के मामले में उन्हें मात दो तो मानूं। वॉइस नोट का उलझड़ी ने हकीकतन उसके कान की लो तक को सुर्ख कर दिया। खुद मुकद्दस भी सिमट गई थी। शुक्र नकाब ने चेहरे पर बिखरे हया के रंगों का पर्दा रख लिया। एक शहजादी ने पूछा है रिहाइश के लिए। दिल में रहना है तो रहने का किराया क्या है, उसको शायद ये बताया नहीं कम ज़र्फ़ों ने। इश्क इंसान निकल जाता है, साया क्या है। फिर वाकई उन्होंने एक दूसरे की हमराही में खूबसूरत तरीन और यादगार दिन गुजारा। बेशक आइंदा ज़िंदगी मज़ीद दिलकश लम्हात से मुज़य्यन हो सकती थी, लेकिन पहला हर चीज़ ख़ास होता है। पहला नशा, पहला खुमार, पहला इश्क और पहला इकरार शिकस्त। गोया वक्त ने भरपूर फयाजी से उन्हें लम्हे कशीद करने का मौका दिया। एक्सरे वगैरह निकाल कर डॉक्टर से फारिग होते वो होटल गए थे। वहाँ से निकलकर उसने गाड़ी बुटीक के आगे रोकी। चूँकि ट्रीटमेंट के दौरान हुई मालिश की वजह से दर्द में अफाका था। दूसरा डॉक्टर ने चोट को संगीन भी नहीं बताया, सो उज़र का कोई पहलू नहीं निकलता था। बदर और हाजी हकीम के बाद ये तीसरा मर्द या शख्स कह लें जिसके साथ वो बाहर निकली थी और ख़ुद को बेहद महसूस कर रही थी। उसके कले से मजबूत वजूद के हिसार में कदम उठाते। शॉपिंग का तो उसका इरादा नहीं था, लेकिन दिलावर ने पहले ही तीजान की ख्वाहिश का नुक्ता लगा दिया, सो सरेंडर करना पड़ा। लिहाजा खाना पूरी के लिए उसने एक नफीस सा सूट सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ाया, लेकिन काउंटर पर आते ही 4 शॉपर्स लाइन में मुंतज़िर थे। निकाह में दीजान ने हमें बहुत से कपड़े दिए थे, सारे पड़े हैं, मज़ीद क्यों? फजूल खर्ची का भी अल्लाह के पास हिसाब है। पिछले सारे रजिस्टर तो आपने क्लियर कर रखे हैं। कुछ मुझ गुनाहगार की सोबत में हिसाब की लाइन में भी लगा देने में कोई कबाहत नहीं है। कार्ड स्वाइप करते उसका अंदाज बड़ा ही सरसरी था। लेकिन आपने ही कहा जहाँ मैं जाऊँगा आप साथ चलेंगी। जब मेरे रजिस्टर का अंबार लाइन में लगा होगा आप खाली हाथ झाड़ कर चल देना। अपने ही कॉल की खिलाफ वर्जी नहीं कर जाएंगी आप। काउंटर से शॉपर उठाते उसकी नकाब से झांकती आंखों में झुककर जताते। हस्बे आदत वो उसके दावे को बतौर हवाला पेश करना नहीं भूला था, जिस पर मुकद्दस के बकिया अल्फाज हसफ कर उसकी शाहाना अंदाज में उठते कदमों की तकलीद में उसे कदम उठाना पड़े। जिस पर वहाँ से निकलकर अभी गाड़ी ने बमुश्किल आधे घंटे का फासला तय किया था कि एक मरतबा फिर ब्रेक लगने पर उसने नकाब की आड़ में झुकी थकान ज़दा पलकें उठाकर पहलू में देखा, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या बाकी है सरकार। वो हकीकतन आज की भाग दौड़ से थक चुकी थी। ट्रैफिक सिग्नल, उसके मासूमाना देखने के अंदाज पर मुस्कुराहट दबाते उसने सुर्ख बत्ती की जानिब निगाहों से इशारा किया, जिस पर वो खिफ़त ज़दा सी होकर सीट से पुश्तकाती आंखें मूंद गई। दफातन ग्लास विंडो पर दस्तक होने पर उसकी आंखें खुली तो बाहर कड़ी धूप में 10-12 साला बच्ची को धूल मिट्टी में अटे चेहरे पर थकान ज़दा चेहरा लिए मुस्कुराहट के साथ हाथों में फूलों का टोकरा उठाए पुरुम्मीद निगाहों से खुद को देखता पाया। नहीं नफ़ी में सर हिलाता वो डैशबोर्ड की जानिब हाथ ले जाने लगा था कि मुकद्दस बाउझलत उसके हाथ पर हाथ रख गई। हमें चाहिए। उसने भवें सुकेड़ी। हमें वाकई चाहिए, वो जोर डालकर बोली। मुबादा वो बच्ची मायूस होकर चली ही ना जाए, जिसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ चुकी थी। आप हाथ आज़ाद करें तो ही मुमकिन है। उसने वॉलेट की जानिब बढ़ रहे हाथ की तरफ इशारा किया तो वो हाथ खींचकर झोली में रखने ही लगी थी कि उसने कलाई गिरफ्त में लेते हुए वॉलेट उसकी हथेली पर रख दिया था। जवाबन हस्बे तवक्को कजरारी नकाब पोश आंखें नासमझी से फैली। सिग्नल खुलने वाला है, आप ले लें जो लेना है। बड़ी फयाजी से वॉलेट से दस्तबरदार होते उसने साने झाड़े तो वो जल्दी वॉलेट खोलकर कुछ बड़े बड़े नोट बच्ची को थमाती उसकी टोकरी से हाथ आया गजरा लेकर पीछे हुई। सिग्नल खुल चुका था। गाड़ी तेज़ी से खाली रोड पर आगे की जानिब दौड़ी, पर उसकी मुस्कुराती आंखें साइड मिरर से
उस बच्ची को देख रही थीं जिसके थकान ज़दा चेहरे पर बड़ी अलवही सी मुस्कुराहट उजली किरण की तरह फैली थी, और वो अजब कैफियत में डूबी निगाहों से डैशबोर्ड पर मौजूद पूरे 2500 रुपये के गजरे को देख रहा था, जो उसकी बीवी ने पूरे दिन की ख्वारी में अपनी मर्जी से खरीदे थे। वो भी हक से उसके वॉलेट से पैसे निकाल कर। गाड़ी की फिजा ताज़ा गजरे की खुशबू से मुअत्तर थी, पर असल कलियां उनके दिलों में खिल रही थी। एक फरीक मसरूर था किसी की मदद करके, तो दूसरे के रगुपै में सरशारी थी। दूसरे के इस्तेहकाना इक़दाम से लम्हे, लहजे, वक्त या हम सफ़र कुछ भी अज़ खुद अनमोल और ख़ास नहीं होते, उसे दिल के महसूस करने का अंदाज़ ख़ास बनाता है। वो दोनों वही थे जिन्हें रोज़े अव्वल से तन्हाई ही तन्हाई मैसर थी। वक्त ने फ़याज़ी से उन्हें लम्हे कशीद करने का मौका दिया था, लेकिन ख़ास और नाकाबिले फ़रामोश लम्हात का खिताब इन लम्हों को दिया जा रहा था, क्योंकि यहाँ गुलिस्तान दिल में तब्दीलियों के दिलनशी मौसम दो दिलों को एक डोर से बांध कर अमर कर रहे थे। मताए जहाँ है, मेरी उम्र भर का हासिल है, वो चंद लम्हे तेरे कुर्ब में गुजारे हुए। उसने दर्जीदा नज़र पहलू में डाली। वो इन्हें मार्ग से ड्राइविंग में मसरूफ़ था। फिर नज़र डैशबोर्ड पर गई और फिर आहिस्तगी से ताज़ा मोगरे की अधखुली कलियों की नरमाहट को उंगली की पूरों पर महसूस करते नरमी से उन्हें कलाई में सजाकर वो सीट से पुश टिकाती वापस आंखें मूंद गई। ना होकर भी पूरी तरह उसी पर मरकूज उसकी निगाहों ने उन फूलों की किस्मत पर रश किया जो उन गुलाबी कलाइयों की नरमाहट को लपेटे हुए थी।